नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम के लिए एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा जहां से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक का नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी, अर्थात दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे तवारीख के लेखकों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, और रजिया के साथ साथ एक इतिहासकार का भी यहाँ पर देखेंगे जिसका नाम है मिनहाज ए सिराज। जैसे आप लोग देख पा रहे होगे, दिल्ली के सुल्तान से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, और आप लोग देख सकते हो तवारीख के लेखक से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे तवारीख से रिलेटेड। तो यह वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपकी दिल्ली है। हम लोग दिल्ली का ही मुख्य तौर पर अध्ययन करेंगे। तो दिल्ली अस्तित्व में कैसे आई, तो सबसे पहले छोटा सा यहाँ पर दिया गया है, उसको यहाँ पर देख लेते हैं। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है किसके शासन के दौरान में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। तो तोमरों और चौहान के राज्यकाल के दौरान इस शहर में बहुत सारे जो लोग थे, कैसे थे, शक्तिशाली जैन व्यापारी रहा करते थे। उस दौरान दिल्ली में शक्तिशाली जैन व्यापारी लोग रहा करते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। जैनों ने किसका निर्माण कराया, तो मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो ये बात मैंने आपको बताई थोड़ी बहुत दिल्ली के बारे में, शायद यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। तो उसके बाद यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। यहाँ पर ये कुछ दिल्ली के शासक यहाँ पर दिए गए। इन शासक को हम लोग अंत में देखेंगे, है ना, अंत में देखेंगे, उतना महत्वपूर्ण नहीं है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सके। तो महत्वपूर्ण चीज़ें अब यहाँ पर आपकी शुरू हो चुकी हैं। सुल्तानों के अधीन दिल्ली, इसको आप लोग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लेना, है ना। तो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ तारीख के लेखक या तवारीख क्या है। यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप लोग समझना। इतिहास, तारीख एक वचन है जबकि तवारीख बहुवचन है। जैसे मैं यहाँ पर कहना चाहूँ लड़का, लड़का क्या है, लड़का एक वचन है, वहीं मैं कह दूँ लड़के यानी कि अनेक हो जाएंगे। उसी प्रकार एक शब्द है आपका तारीख, तारीख का मतलब होता है एक वचन, बल्कि तवारीख का मतलब होता है बहुवचन, जो कि इतिहास से संबंधित है। जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखते थे उनको तवारीख के नाम से जाना जाता था, है ना। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो फारसी में क्या लिखा गया था, तारीख लिखा गया था। तारीख का मतलब क्या होता है, इतिहास होता है। इतिहास को दोस्तों फारसी भाषा में कह सकते हो, क्या कह सकते हो, तारीख कह सकते हो या तवारीख कह सकते हो। जैसे हम लोग इतिहास कहते हैं, तो उसी दौरान दिल्ली सल्तनत के लोग फारसी भाषा में इसको तारीख बोलते थे। आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे, तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधित सलाहें भी दिया करते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है ना। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद कभी भी रहते हों, यानी कि गांव में बहुत कम रहते थे। ज़्यादातर तो वो दिल्ली वाले क्षेत्र यानी कि शहरी इलाके में रहा करते थे, पहली बात। दूसरी, अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम या इकराम पाने की आशा में लिखते थे। यानी कि ये तवारीख के जो लेखक थे ये बड़े लालची थे। कैसी प्रवृत्ति के थे, तो ये बड़े ही लालची थे। ये सोचते थे कि अगर मैं राजा के बारे में लिखूंगा तो राजा मेरे को इनाम देगा, है ना, इसीलिए ये लिखा करते थे। तीसरा पॉइंट, ये लेखक अपने अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दिया करते थे।
यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार यानी कि पुरुषों का ही वर्चस्व होगा, ऐसा ये कहते थे और लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था बनाए रखने को कहा करते थे। परंतु उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, सारे के सारे लोग सहमत नहीं होते थे। यहाँ पर एक शब्द आया है लिंग भेद या जन्म सिद्ध अधिकार, यहाँ पर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है, तो उसे ही एक प्रकार से जन्म सिद्ध हम लोग कह सकते हैं। और लिंग भेद की अगर मैं बात करूं, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधित अंतर, यानी कि स्त्री तथा पुरुषों के बीच में अंतर उजागर करना, वही एक प्रकार से लिंग भेद कहलाता है। तो इतना आपको मैंने समझाया, तो यहीं से आपको कुछ क्वेश्चन भी तो करा दूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो आते हैं इन पर क्वेश्चन पर। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। इसको बड़ा कर लेते हैं, इतना ही यहाँ पर होगा। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में नहीं लिखे गए। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया इनको फारसी में लिखा गया था। किस में लिखा गया था, फारसी में दोस्तों लिखा गया था। उसके बाद तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे, नगरों में ही तो रहे थे, वो दिल्ली में ही तो रहे थे। अगर शायद यहाँ पर शब्द ना होता तो आपका ये सही माना जा सकता था। शायद गांवों में भी लोग रहा करते थे, इसलिए गलत हो जाएगा। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत पर महत्व या बल दिया करते थे, ये बात सही हो जाएगी। लेखकों द्वारा तवारीखी सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने नहीं लिखी गई, ये इनाम पाने की बड़े लालची थे, है ना, आपको बताया था, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगर आप लोग इन्हीं नोट्स को खरीदना चाहते हो जिनमें आपको चैप्टर वाइज PYQ मिलेगा, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर नोट्स देख पा रहे होगे, विधिवत मैंने आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर तैयार किए हैं। जैसे आपको चैप्टर मैं करा रहा हूँ दिल्ली 12वीं से 16वीं शताब्दी, तो यहाँ पर आप लोग नोट्स को एक बार देख लेना। तो मैंने अभी आपको तारीख या तवारीख के लेखकों के बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। उनकी 3 विशेषताएं थी, तीनों विशेषताओं के बारे में अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके आपको बताने का प्रयास किया है। उसके बाद मैं रजिया के बारे में आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताने का प्रयास करूंगा, है ना। तो आप लोग इन नोट्स को भी अवश्य रूप से ले लेना। नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ 9696400597, है ना। इस नंबर पे आप लोग मेरे से कॉल करना या व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज करना, आपको तुरंत ही नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। मिनिमम प्राइस मैंने नोट्स का रखा है, एक बार आप लोग कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना अवश्य रूप से, है ना। एक बार और आपको यहाँ पर दिखा दूं, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और PYQ आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होगे। लगातार जिन लोगों ने नोट्स खरीदे हैं वे लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में नोट्स के बारे में आप लोग एक्सप्लेन यहाँ पर अच्छे से कर देना, है ना, ताकि लोगों को यहाँ पर पता चल सके। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब आपको बताऊंगा दोस्तों, दिल्ली सुल्तान या दिल्ली सल्तनत के दौरान एक इल्तुतमिश की बेटी या बिटिया हुई जिसका नाम था रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्ताना के बारे में यहाँ पर बताऊं आपको। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। आपने यहाँ पर क्या समझा, आपने यहाँ पर समझा रजिया के बारे में। रजिया किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, और ये 1236 में गद्दी पर बैठी। और जो दरबारी लोग थे, विद्वान लोग थे, तवारीख के लेखक जैसे लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया। कहा कि एक लड़की या एक महिला एक शोभा नहीं देती है शासन करते हुए, है ना। तो मिन्हाज-ए-सिराज उसी काल का एक इतिहासकार बड़ा फेमस रहा, है ना। तो उसने एक बात अपने लेख में लिखी कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य तथा सक्षम थी। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। और 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। तो अब आपको रजिया के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन करा देता हूँ। तो रजिया के बारे में आपने यहाँ पर जानने का प्रयास कर लिया।
इसके साथ एक पॉइंट और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ सके। तो रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज के आखिर विचार क्या थे? मिनहाज ए सिराज का सोचना था, ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। मिनहाज ए सिराज एक ऐसा मतलब कि व्यक्ति था जिसकी सोच नीचता का भाव कह सकते हो, यानी कि उसकी सोच में नीचता थी, यानी कि नीच यानी कि बहुत ही कम कह सकते हो। उसकी सोच एकदम घटिया क्वालिटी की थी। वो स्त्रियों को क्या कहता है कि स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, है ना। ऐसी आदर्श समाज व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है। ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता है दोस्तों कि स्त्रियों को नीचा दिखाए, ये मिनहाज ए सिराज कह रहा है ना। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। तो ये मिनहाज ए सिराज के मतलब कि वाक्य हैं या शब्द हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझना। तो वो महिलाओं को नीचता दिखाता है, यानी कि पुरुषों को यहाँ पर श्रेष्ठ दिखाता है कि पुरुषों को स्त्रियों के अधीन होना चाहिए, यानी कि स्त्री अधीन होगी पुरुष के। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है। उसका कहना है कि जो औरतें हैं वो मर्दों की सूची में नहीं आती हैं, पुरुषों की सूची में नहीं आती हैं। इसलिए इतनी शानदार खूबियों से उसे आखिर हासिल क्या हुआ? चाहे कितनी भी सुंदर महिला हो तो उसको हासिल क्या हुआ, वही यहाँ पर समझाता है मिनहाज ए सिराज। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आपको कराऊंगा। चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, ये मिनहाज ए सिराज का कथन है रजिया के बारे में, है ना। तो इतना आपने समझ लिया मिनहाज ए सिराज के बारे में और रजिया के बारे में। और एक और यहाँ पर बात है, रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित कराया कि वह इल्तुतमिश की बेटी थी, है ना। एक अपवाद की मैं बात करूं, आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी ने रजिया जैसा व्यवहार जो था उसका विपरीत उसका व्यवहार था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर भ्रम पैदा किया था पुरुष होने का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पुरुष का भ्रम किसने पैदा किया? तो रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेख में पुरुषों जैसा नाम लिखवाकर पुरुष का भ्रम पैदा किया। और एक महिला शासक थी कश्मीर की, दिद्दा, उनका नाम दीदी यानी कि बड़ी बहन से निकलता है। तो इतना आपको बताया, बहुत बताया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो अभी तक जितना मैंने आपको बताया उनसे संबंधित क्वेश्चन तो आपको करा दूं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित समझदार मतलब कि समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। सही हो जाएगा। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। सारे लोग तो सहमत नहीं होते थे, कुछ तो विरोध में भी थी तवारीख के। ये बात गलत है। पहली वाली आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी, है ना, सही आपकी हो जाएगी। उसके बाद तवारीख वाले कुछ क्वेश्चन आपको कराए नहीं थे, अब कराता हूँ। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में नहीं लिखा गया, गलत है। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, ये बात सही है। वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम पाने की आशा में लिखते थे, ये सही है। ये वाला सही हो जाएगा, है ना। ये वाला मैंने आपको कराया ही कराया। उसके बाद मैंने अभी आपको ये भी बताया था, यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? मिनहाज ए सिराज। यहाँ पर आपको ले चलता हूँ किसने लिखा था, यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। तो मिनहाज ए सिराज ने क्या स्वीकार किया? सभी भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम थी। कौन सक्षम थी? रजिया थी। तो यही हूबहू क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होगे। इसलिए जितने भी लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, फटाक से मैसेज करो या कॉल करो, मैं आपसे खुद बात करूंगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल मिनिमम प्राइस में, है ना। तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। नहीं, रजिया ने नहीं किया, अपने पिता का नाम जोड़ा था उसने। एक महिला थी रुद्रमा देवी, क्या आपको बताया था? रुद्रमा देवी के बारे में आपको बताया था ना, उसने भ्रम पैदा किया है, ना कि रजिया ने भ्रम पैदा किया है। इसलिए पहला गलत हो जाएगा। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया, पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, पुरुष आपके श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा उनका कहना। ये बात सही है। सेकेंड वाली आपकी यहाँ पर राइट हो जाएगी। ए गलत है, बी सही यहाँ पर दिया गया है। अब अभी आपको बताया था
खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा नहीं आता, चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है। ये मिनहाज ए सिराज का कथन है। किसके बारे में है? 13वीं शताब्दी का ये वाक्यांश है, तो यह रजिया के बारे में है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, मिनहाज ए सिराज ने यह कथन लिखा है रजिया के बारे में, है ना। तो यहाँ पर आप लोग नोट्स अवश्य रूप से ले लेना। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर किसकी बात की गई है? खुदा की बात की गई है, रचना की बात की गई। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे खुदा की रचना, क्या हुआ यहाँ पर? खुदा की रचना के खाते में, है ना। और क्वेश्चन में खुदा की रचना के खाते में हूबहू क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, और किसी भी चैनल पर इस प्रकार से आपको कोई भी नहीं कराएगा। सब अपने अपने कामों में मस्त रहते हैं दोस्तों, है ना। तो चलिए अब कुछ और आपको कराऊं क्या? और यहाँ पर आपके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन क्या बताऊं आपको। मिनहाज ए सिराज रजिया सुल्तान के समय के इतिहासकार का मानना था कि रानी का शासन समाज व्यवस्था के आदर्शों के विरुद्ध था, तो ये भी सही हो जाएगा। रजिया ने अपने अभिलेखों में पुरुष जैसा लिखाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो कि बार बार आता है। पुरुष का भ्रम किसने पैदा किया? रुद्रमा देवी ने किया। अब आप लोग यहाँ पर देखना, एक ऐसा पॉइंट आपको यहाँ पर बताऊंगा वंदगा वाला, है ना। वंदगा के बारे में अब आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो इसको थोड़ा जूम करके आपको समझाता हूँ। देखो, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी, क्योंकि क्षेत्र बड़ा था दिल्ली सल्तनत का। उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़े बड़े यानी कि अधिकारी कह लो या सूबेदार कह लो, इनकी जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश हो गया, सामंतों जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों और सूबेदारों को नियुक्त करना पसंद करते थे। अगर मैं इल्तुतमिश के दौरान की बात करूं तो ये लोग जमींदार को नियुक्त करते थे, गुलाम को नियुक्त करते थे, सूबेदार को नियुक्त करते थे। इन गुलामों को फारसी में वंदगाह कहा जाता था, है ना। वंदगाह इनको कहा जाता था गुलामों को। और ये वंदगा क्या था? ये फारसी का शब्द था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, यानी कि गुलामों का व्यापार होता था। उस दौरान इनको खरीदा व बेचा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो जाते थे। और सुल्तान अपने पुत्र या बेटे से बढ़कर के गुलामों पर विश्वास किया करते थे। यह एक आश्चर्यजनक बात मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो वंदगा के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया, इनको प्रशिक्षित किया जाता था, है ना। तो यहाँ पर है बेटों से बढ़कर गुलाम हुआ करते थे, है ना। तो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी तो करा दूं गुलाम वाले। गुलाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो फारसी उनकी प्रशासनिक भाषा थी, है ना। ठीक है ना। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होगे वंदगान से क्वेश्चन आया है। वंदगा क्या था? वंदगान विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। तो पहली बात आपकी कैसी हो जाएगी? पहली बात बिल्कुल सही हो जाएगी, खरीदा जाता था, महत्वपूर्ण पद भी उनको दिए जाते थे। वंदगा पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं करते थे। यार विश्वास तो वो करते थे, नहीं यहाँ पर लिखा तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, नहीं दे दिया इसलिए। उसके बाद आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो वंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए उपयोग किया जाता था? गुलाम या दास के लिए। थर्ड वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोग नोट्स अवश्य रूप से यहाँ पर ले लेना। बार बार मेरे को कहना पड़ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इतने खूबसूरती से नोट्स प्रोवाइड कराने का प्रयास ही किया है, इसलिए मेरे को बार बार यहाँ पर कहना पड़ता है, ठीक है ना। तो इतना आपको यहाँ पर समझा दिया, आप भूलोगे कभी भी नहीं। उसके बाद खलजी तथा तुगलक शासक वंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। क्यों होने लगी थी? यहाँ की कुछ बातें बताई गई हैं। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं रहते थे। जैसे आप मान लो कोई ऊपर की पोस्ट में है, कोई नीचे की पोस्ट में है,
ये एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं थे। यानी कि जो नौकर कह लो या सूबेदार कह लो या सामंत कह लो या जमींदार कह लो या गुलाम कह लो या आश्रित लोग कह लो या बंदगा लोग कह लो, ये आपस में इनकी मतलब कि बनती नहीं थी, ये झगड़ते रहते थे। लेकिन मालिक के प्रति यानी कि वफादार तो थे, लेकिन आपस में ये कर्मचारी लोग ही लड़ते रहते थे। तो इसलिए इनकी थोड़ी बहुत उत्तराधिकारों के प्रति जमती नहीं थी, है ना। सुल्तानों के अपने नौकर भी हुआ करते थे। फलस्वरूप किसी एक नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव भी शुरू हो जाते थे। कोई नहीं बन पाता था, कोई सरदार बन जाता था, इसलिए आपस में लड़ना शुरू कर दिए। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को धक्का लगा। अब सुल्तान क्या करता था, जो निचली जाति के लोग थे उनको ऊंचे पद दे दिया करता था, जिससे कि ऊंचे जाति वाले लोगों को धक्का लगने लगा था। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है ना। क्वेश्चन बन सकता है कि निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना किसने की थी, तो तवारीख के लेखकों ने की थी। ठीक है ना, इतना आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं, है ना। सूबेदार नियुक्त किया जाता था। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। मुक्ति का मतलब है सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। इक्तों में कानून व व्यवस्था बनाए रखना। अपने इक्तों में मतलब कि इक्ता का मतलब होता है क्षेत्र से। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों की राजस्व वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह दिया करते थे। कौन? मुक्ति लोगों पर काबू रखने का प्रभावी तरीका भी था, है ना। उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े के लिए ही मिले, इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। इनका स्थानांतरण भी होता रहता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन किया जाता था, है ना। उसके बाद मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता था, है ना। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के शासन में भूराजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राजा अपने नियंत्रण में ले लिया। जब अलाउद्दीन का शासन काल आया तो उसने भूराजस्व और वसूली के कार्य अपने हाथ में ले लिए, यानी कि नियंत्रण में ले लिए। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया। जो सामंत लोग थे जो कर वसूला करते थे वे अपना खुद का कर नहीं देते थे, बल्कि अलाउद्दीन आया तो उसने सबसे कर वसूला, यानी कि किसी को भी नहीं बख्शा, यानी कि किसी को भी नहीं छोड़ा। उसने सामंत से भी कर लेना शुरू कर दिया, है ना, स्वयं। ठीक ना। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी में रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली के अधिकारी के रूप में दिल्ली सल्तनत में नौकरी करने लगे थे, है ना। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर कर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% था। कितना? 50% था खराज। मवेशियों यानी कि जानवरों पर कर लगाया जाता था। घरों पर भी यानी कि हाउस या होम पर भी कर लगाया जाता था। ठीक है ना, यह याद रखना जरूरी है, रखना भी जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन भी आया है। इस उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर क्षेत्रों पर नियंत्रण कठिन था। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। तो यहाँ पर बड़ी मजेदार की बात बताई गई है। जो दिल्ली सल्तनत था, यहाँ के राजा दिल्ली पर ही नियंत्रण कर पाए। इन्होंने बंगाल जैसा बंगाल क्षेत्र हो गया, वहां पर नियंत्रण करना बहुत कठिन था, है ना, वहां पर कठिन था। और दक्षिण भारत में इन्होंने विजय तो हासिल कर ली, लेकिन वो क्षेत्र भी थोड़े समय के बाद स्वतंत्र पुनः हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदान जो इलाके थे जंगलों वाले, जिनमें पैठन में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं, स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया, भाग गई ये। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते हैं, पर वह अधिकार कुछ समय तक ही पा सकते हैं, यानी कि पा पाते हैं, कुछ ही समय तक रह पाते हैं वहाँ पर, फिर ये भगा दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है क्वेश्चन आपका, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको देख पा रहे होगे आप लोग। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में
उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा, है ना, ठीक है ना, सही आपका हो जाएगा। गंगा के मैदानी इलाके में घने जंगलों वाले क्षेत्र में पहली बार बैठा गया था। उसके बाद दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, ये भी बात यहाँ पर सही हो जाएगी, है ना। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार जमा रखे, ये भी सही हो जाएगा, है ना, ये भी सही हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन में आपके यहाँ पर गड़बड़ी मान सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका नहीं होना चाहिए था, है ना, क्वेश्चन आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो ऑप्शन आपके बिल्कुल हूबहू NCERT के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसमें कोई गलत नहीं कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप नहीं कर सकते हो, या यहाँ पर, ठीक है ना, जैसा कभी कभी हो जाता है हिंदी और इंग्लिश वाले क्वेश्चन में। आप परेशान मत होना, कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। उसके बाद एक और बात इंटरेस्टिंग आपको बता दूं, इब्न बतूता एक इतिहासकार कह लो या यात्री कह लो, इसकी पुस्तक का नाम है रिहला, रिहला, है ना। इब्न बतूता की किताब का नाम है रिहला, जो कि मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आया था, है ना, अफ्रीकी देश से भारत आया था। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर चंगेज खां की बात करेगी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, ना ही उतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर है ना। उसके बाद तुगलक वंश के बाद 1526 में दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज रहा, ठीक है ना। उसके बाद जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक भी उभर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर 2-3 लड़ाइयाँ आपकी दी गई हैं जो कि इतिहास में फेमस आपकी मानी जाती हैं, है ना। तो शेर शाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाकों के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। आगे चलकर उसने इतनी उन्नति कर ली कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राज्य स्थापित किया था, है ना। 1540 से 1555 आपको पता होगा सूरवंश, सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया था, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त किया था, है ना। और महान सम्राट अकबर जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को भी अपनाया था। तो चैप्टर आपका हो जाता है यहाँ पर द एंड। कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर छूटे हों तो उनको भी आपको यहाँ पर करा देता हूँ। एक क्वेश्चन आपका मुक्ति वाला था, मुक्ति द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए गए। यह इसलिए किया जाता है कि ताकि मुक्ति द्वारा, ठीक है ना, तय सही हो जाएगा आपका पहला वाला, ठीक है ना। उसके बाद दिल्ली के आपके ये कुछ शासक हैं, इनको आप लोग यहाँ पर देख लेना, उतना यहाँ से एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा दी, तो एक बार और आप लोग यहाँ पर रिवाइज कर लो बेहतरीन ढंग से, ताकि कंसेप्ट आपका अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर समझाता हूँ, तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई दी, कोई मैंने यहाँ पर छोड़ा नहीं। तो आप लोग नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना ताकि कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना, है ना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।